हेलो दोस्तों, आपका राहुल विधि पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आज का ये सेशन जो है मैंने 4 बजे के लिए रखा था, लेकिन किन्हीं कारणवश कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं इसको टाइम से शुरू नहीं कर सका और मैंने ये समय 4:30 बजे का रखा। तो इस खेद के लिए मुझे आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी समस्या को समझ सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये मैंने टॉपिक जो रखा, जो मैंने इनविटेशन भेजा था फेसबुक पेज पर कि आज हम बात करेंगे एफआईआर, एनसीआर और कंप्लेंट की। तो इसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेज मिले, बहुत सारी फ़ोन कॉल्स भी आए और काफ़ी लोगों ने कहा कि आपके जो लेक्चर हैं और आपके जो सेशन हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो इसको हम सुनने में बड़ी दिक्कत होती है वगैरह वगैरह। बहुत से वो है और सब ये सुझाव आया कि मैं अपने लेक्चर्स को छोटा सा, ज़्यादा समय ना लगा करके थोड़ा छोटा समय रखूँ। तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि ये एफआईआर, एनसीआर और कंप्लेंट जो विषय हैं ये अपने आप में बड़े विषय हैं। तो आज मैंने ये मैं सोच रहा हूँ और ये मैंने तय पाया है कि आज मैं एफआईआर पे बात करूँगा, अपने आप को एफआईआर पे कन्फाइन करके रखूँगा। बाकी जो एनसीआर है और जो कंप्लेंट है उसको मैं अगले सेशन में उस पर रखूँगा। तो आई कैन प्रोसीड पैसेज ऑफ द टाइम कि किस तरीके से आपके सुझावों के माध्यम से कि हम किन किन विषयों को कब कब कितना कितना समय दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सुझावों पर डिपेंड करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एफआईआर टुडे। व्हाट इज़ एफआईआर? एफआईआर को लेके बहुत सारे सवालात होते हैं। अच्छा, एक मैं बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इस फेसबुक पेज पे जब मैं लाइव आता हूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और इन लोगों के अंदर जो अलग अलग धारा के लोग हैं, उसमें वकील भी हैं, लॉ स्टूडेंट्स भी हैं, नए जो वकील हैं वो भी हैं, और सीनियर वकील भी हैं, और कॉमन लोग भी हैं जिनको कानून के बारे में कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है। तो मेरी ये जो कोशिश है, मेरा ये जो उद्देश्य है यहाँ पर आने का, वो ये है कि जो समाज में जो हाशिए पर है हमारे मुल्क में, जिसको कानून की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उन तक ये कानून की जानकारी तक पहुँचाना। और अगर मेरी इस जानकारी से किसी को फ़ायदा पहुँचता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कोई दार्शनिक नहीं हूँ, कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ। और मेरी कोशिश है कि जो मुझे पता है, जो मुझे अनुभव है बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको कहीं लगे कि ये गलत है और मैं कहीं धारा से भटका हूँ या मैंने कुछ गलत बात कही है, तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, उसको मैं अगले लेक्चर्स में उसको सुधार करने की मैं कोशिश करूँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दी एफआईआर। एक एफआईआर कोई एक कागज़ का पुर्जा नहीं है जो 4 पेज का होता है, कोई 3 पेज का होता है। क्योंकि ये कागज़ का पुर्जा जब अपनी इफ़ेक्टिवनेस पर जब आता है, तो इसी कागज़ के पुर्जे से शुरुआत होती है और वो फांसी के फंदे पर तक लेकर के जाती है। लेकिन यही कागज़ का पुर्जा जब पुलिस जो है, जिसकी एक मुख्य जिम्मेदारी है इस कागज़ के पुर्जे को लिखना और उस पर कार्रवाई करना, जब वो इस कागज़ के पुर्जे पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो वो जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसके लिए वो सिर्फ एक कागज़ का पुर्जा होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। सो हमारे मुल्क में आज भी एफआईआर कराना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हमने एफआईआर करा दी। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने पुलिस में गए थे, वहाँ पे हमने एफआईआर करवा दी है। लेकिन होता क्या है कि वो एक पर्चे पे लिख करके देते हैं पुलिस थाने में, और पुलिस वाले जो हैं वो उस पर ठप्पा लगा करके दे देते हैं। तो ये एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर का एक अलग प्रोसीजर है। तो सीआरपीसी की धारा 154 जो है वो एफआईआर के बारे में बात करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एफआईआर जो पर्टिकुलर वर्ड है उसको कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है कहीं भी सीआरपीसी के अंदर। लेकिन जो उसके मुख्य जो बिंदु हैं वो धारा 154 सीआरपीसी के अंदर लिखे गए हैं, जो एफआईआर से डील करती है। तो अगर हम 154 सीआरपीसी पढ़ें और उसकी जो पहली हेडिंग है वो है इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस या इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल केसेस। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। तो मैंने पिछले अपने सेशन में डिटेल में बताया है कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं और क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो 154 पे आगे बढ़ने से पहले
मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि 154 क्या होता है या कॉग्निटिव ऑफेंसेस क्या होता है और उसके क्या मायने हैं। तो हम देखते हैं कि सेक्शन 2C और सेक्शन 2L, सेक्शन 2C में कॉग्निटिबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 2L जो सीआरपीसी का है उसमें नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है। जब हम सीआरपीसी के इन दोनों धाराओं को देखते हैं तो एक बुनियादी जो अंतर दिखता है वो ये कि जो पावर ऑफ अरेस्ट है पुलिस को, वो बुनियादी असर दिखता है। बाकी जो इसके अंदर जो अंतर है वो हम देखते हैं कि पैसेज ऑफ द टाइम ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसमें अलग अलग ग्राउंड जोड़े हैं। तो मुख्यतः आमतौर पर ये कहा जाता है कि कॉग्निटिबल ऑफेंसेस जो हैं वो सीरियस इन नेचर होते हैं, नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंसेस जो हैं वो लेस सीरियस होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो कॉग्निटिबल ऑफेंसेस हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई भी कॉग्निटिबल ये संज्ञेय अपराध अगर कारित किया गया है तो उसमें पुलिस को जो भी जिस पर शक है या जो जिसको दोषी बनाया गया है उसको अरेस्ट करने की पूरी पावर होती है। वो बिना मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के वो उसको अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंसेस में ऐसा नहीं होता है, उसमें पुलिस को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। फिर एक सवाल ये आता है कि कॉग्निटिबल ऑफेंस जो जनरल जो सामान्य लॉ के जो इर्द गिर्द लोग हैं उनमें ये चलन है कि ये जो कॉग्निटिबल ऑफेंसेस होते हैं इसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है और जो नॉन कॉग्निटिबल होते हैं उसमें 3 साल से कम की सज़ा होती है। और इसमें ये भी अगला जो रीज़न है वो ये कि जब भी पुलिस को इस कॉग्निटिबल ऑफेंस के बारे में मालूम चलेगा और वो कोई एफआईआर दर्ज करती है तो वो बिना किसी पुलिस की कोर्ट की इजाज़त के इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का उसका ये लीगल ड्यूटी होगा। लेकिन ऐसा नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंसेस के अंदर नहीं होता है। अगला जो डिफरेंस है वो ये कि आपका जो कॉग्निटिबल ऑफेंसेस हैं बेसिकली दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द सोसाइटी, बट एज फार एज नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंसेस आर कंसर्न दे आर ऑफेंसेस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। तो ये दोनों का भेद है जो सामान्यतः माना जाता है। लेकिन ये जो दोनों जो डिफरेंसेस मैंने बताने की कोशिश की है अभी, ये जनरली इन नेचर है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इन द सेंस कि जहाँ पर हम कहते हैं कि नहीं भाई वो ऑफेंसेस जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है सिर्फ वही कॉग्निटिबल है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि आईपीसी की धारा खासकर 492, 93, 94 जो मैरिज से डील करते हैं उसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, लेकिन फिर भी वो नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंसेस है। उस पर है कि कंसेप्ट है कि क्या जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इसीलिए उसमें एफआईआर नहीं होती है, उसमें पुलिस एज ए नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंस दर्ज करती है। बाकी जो भी वो विक्टिम है उसको वो सलाह देती है कि आप कोर्ट में जाइए, वहाँ से इसको आगे कराइए। फिर फर्दर ये कहता है कि जो चैप्टर है खासकर चैप्टर 8 है आईपीसी का, वो डील करता है कि जहाँ पर वो ऑफेंसेस है जहाँ पर 3 साल से कम की सज़ा है लेकिन फिर भी वो कॉग्निटिबल ऑफेंसेस नेचर है। सो मोटा मोटी मैं बताना चाहता हूँ ये कि ये जो जनरल है उसकी कुछ एक्सेप्शन है कॉग्निटिबल ऑफेंसेस की। अब सवाल ये आता है कि यदि पुलिस को कॉग्निटिबल ऑफेंस की सूचना मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई, तो क्या करेगा वो। तो 154 में बड़ा बेहतरीन तरीके से बताया गया है और ये कहा, मैं जो बेयर एक्ट में रेफर करना चाहूँगा यहाँ, और हम सभी को बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, खासकर क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो हमें बेयर एक्ट हमारे पास होना चाहिए। वो कहता है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए कमीशन ऑफ ए कॉग्निटिबल ऑफेंस, हर वो सूचना जो संज्ञेय अपराध के बारे में है, इफ गिवन ऑरली, यदि वो सूचना जो संज्ञेय अपराध से संबंधित है वो मौखिक तौर पर दी गई है, एक पुलिस इंचार्ज, जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है, एसएचओ जैसे हमारे यहाँ होते हैं, या जो भी ड्यूटी पर है उसको जो दी जाती है, अगर वह मौखिक तौर पे दी गई है तो वो उस पुलिस वाले की जिम्मेदारी है, उस एसएचओ की जिम्मेदारी है, या तो वो खुद या फिर उसका जो सबऑर्डिनेट कोई ऑफिसर है उसको वो डायरेक्शन दे कि वो जो मौखिक तौर पर दी गई सूचना है उसको वो राइटिंग में, उसको लिखित में लिखे। उसके बाद वो कहता है कि यदि ये मौखिक तौर पर सूचना दी गई थी और पुलिस ने वो लिखी, तो जो भी उसने लिखा
वो उसको पढ़कर सुनाएगा। किसको? इन्फॉर्मेंट को, जिसने भी सूचना दी है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है, ये जरूरी नहीं कि वो पीड़ित भी हो, वो कोई भी दे सकता है। सो बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एनीबडी कैन गिव द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस इफ ही सीज, और वो एक्सपीरियंस करता है, उसके सामने कोई ऐसा अपराध घटित होता है जो संज्ञेय प्रकृति का है, तो वो भी पुलिस को ये सूचना दे सकता है। तो मीनिंग देयर बाय, यदि पुलिस ने कोई मौखिक तौर पर कोई सूचना प्राप्त की है तो उसको वो लिखेगा, और जो भी सब्सटेंस उसने उस कंप्लेंट में लिखा है वो उस व्यक्ति को पढ़ के सुनाएगा। फिर वो आगे कहता है कि एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस्ड राइटिंग एज अफोरसेड शैल बी साइंड बाय अ पर्सन गिविंग इट। तो दो ऑप्शन है, या तो आप उसको मौखिक तौर पे दे दीजिए या फिर आप खुद लिख करके देते हैं। तो दो तरीके को कंप्लेंट पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के, ऑरली एंड राइट एंड रिटन, इन रिटन। जब आपने रिटर्न में दे दी है और आपने मौखिक तौर पे दे दी है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस कंप्लेंट पर, उस इंफॉर्मेशन पर सिग्नेचर लेगा, हस्ताक्षर लेगा उस सूचनाकर्ता के जिसने वो सूचना दी है। और यहाँ पे वर्ड शैल लिखा हुआ है, मैंडेटरी है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पुलिस जो है उसके सिग्नेचर लेगी उस कंप्लेंट पर। और उसके बाद वो भी जो भी उस कंप्लेंट में जो सब्सटेंस लिखा है, उस सब्सटेंस को वो अपना जो पुलिस का रजिस्टर होता है थाने के अंदर, जिसको हम एज पर सेक्शन 44 जो पुलिस एक्ट है उसके अंदर हम उसको जनरल डायरी भी कहते हैं, उसके अंदर वो लिखेगा। तो ये जो मुख्य तौर पर बातें हैं कि कोई भी संज्ञेय अपराध की सूचना यदि पुलिस को मिली है, चाहे वो मौखिक तौर पर मिली है, चाहे वो लिखित तौर पर मिली है, उस पर वो अगर मौखिक तौर पर मिली है तो उसको वो लिखेगा और सिग्नेचर लेगा उस व्यक्ति के, और उसको पढ़ के भी सुनाएगा। तो साइन करना क्यों जरूरी है? यहाँ पे वर्ड है शैल। ऐसा क्यों लिखा गया शैल वर्ड इसके अंदर? तो इसलिए लिखा गया कि जो हस्ताक्षर की जो वैल्यू है यहाँ पर, कि उसके हस्ताक्षर के बाद तुरंत जो स्टेट मशीनरी है वो मोशन में आ जाती है। जो ऑब्जेक्ट है एफआईआर का वो ये है कि जो स्टेट मशीनरी है वो एक्शन में आ जाए, इन मोशन में आ जाए। क्योंकि जैसी एफआईआर होती है सपोज किसी के अगेंस्ट में और उस किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो उसका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 वो इफेक्ट करता है। तो आप ये देखिए कि कितना महत्व है इस हस्ताक्षर का, कि पूरा जो स्टेट मशीनरी है वो उसके अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। फिर क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ प्रोविजो हैं 154 के अंदर, खासकर ये जो प्रोविजो हैं हम देखते हैं कि 16 दिसंबर 2012 की जो घटना हुई इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, जिसको हम निर्भया केस के बारे में के नाम से जानते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार ने इसमें 3 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें जस्टिस JS वर्मा जो इसके चेयरमैन थे, जस्टिस लीला सेठ और सीनियर एडवोकेट मिस्टर गोपाल सुब्रमण्यम इस कमेटी के मेंबर थे। तो इनको जिम्मेदारी दी गई किस प्रकार से जो ऑफेंसेस होते हैं अगेंस्ट द वुमेन उसको कर किया जाए, इसको कम किया जाए। तो उनकी बहुत सारी रिकमेंडेशन आई, उन्होंने 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी। उसके बेसिस पर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, जैसे CRPC में, IPC में, एविडेंस एक्ट में, पॉक्सो में, JJ एक्ट के अंदर। तो वैसा ही कुछ जो रिकमेंडेशन थी वो 154 के अंदर भी दी गई। क्या इसमें ये कहा गया कि यदि पुलिस को कोई सूचना मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन, स्पेसिफिकली सेक्शन 326A और B जो एसिड को लेकर के हैं, 354A B C D, 376A से लेकर E तक और 509 IPC का। तो कहती है कि अगर ऐसी कोई सूचना पुलिस को मिली है तो वहाँ पर ये मैंडेटरी है कि जो लेडी पुलिस ऑफिसर है वो ही उस जो इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करेगी और FIR रिकॉर्ड करेगी। फिर एक और प्रोविजो है इसके अंदर, जो ये कहता है कि यदि जो विक्टिम है, ऊपर वाले जो हमने सेक्शन की बात की 376, 354, 509 और 326A B, अगर जो विक्टिम है वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, तो उस स्थिति के अंदर जो पुलिस है वो उस विक्टिम के घर पर जाएगी और वहाँ पे जाकर जाएगी, या फिर वो विक्टिम अगर कोई जगह बताता है जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करती है तो वहाँ पे जाकर के पुलिस वो रिपोर्ट दर्ज करेगी। और आगे ये भी कहा, ये भी एक मैंडेट दिया गया इस सेक्शन के अंदर कि वो जो भी रिकॉर्ड होगा वो वीडियोग्राफ होगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी। लेकिन हम चरण में देखते हैं कि ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है, तो लेकिन ये होना चाहिए।
तो साथ में ये कहते हैं कि अगर कोई विक्टिम है, कुछ ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसमें स्पेशल एजुकेटर और इंटरप्रेटर को लेकर के जाएगी पुलिस, ताकि उसकी सहायता से वो कंप्लेंट लिखी जाए और FIR दर्ज हो सके। फिर इसमें ये कहते हैं कि जैसे ही ये सूचना, ऐसी घटना घटी खासकर महिलाओं के अगेंस्ट में, तो ये एज सुन एज पॉसिबल, एज अर्ली एज is a duty of the police officer to take the victim to the concerned magistrate, metropolitan magistrate, to record the statement under section 164 of CRPC। उसका सेक्शन 164 क्लॉज 5 सब क्लॉज A के अंदर है, प्रोविजन है कि वो एज सुन एज पॉसिबल 164 के अंदर इन विक्टिम का अपना जो है स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करे। तो हम ये देखते हैं कि 154 में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं कि भाई ये मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर के लिए कि अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन रिसीव की है कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर के, तो वो ड्यूटी बाउंड है, उसमें कोई मीक नहीं हो सकती है, उसको वो FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो शुरुआत की तौर पे मैंने ये कहा था कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में FIR दर्ज कराना इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ी थी लॉ कमीशन की, जिसमें ये होता है कि पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा जवाबदेही होती है अपने ऊपर के ऑफिसर को बताने के लिए कि भाई तुम्हारे केस थाने में कितने मुकदमे हैं, कितने सॉल्व हुए वगैरह वगैरह। तो हर व्यक्ति, हर पुलिस वाला चाहता है कि जो अपनी CR है वो बेहतर बना के रखे, इसलिए वो जल्दी जल्दी निपटाता है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो नहीं FIR दर्ज करते वगैरह वगैरह। तो ये एक तथ्य ये है कि यहाँ पर FIR दर्ज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा, FIR दर्ज करने का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में FIR दर्ज करना इतना आसान नहीं है। हम ये देखते हैं कि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए जिसमें ये कहा गया कि नहीं भाई, आप जो है FIR दर्ज करिए, ये मैंडेटरी प्रोविजन है आपके लिए, आपको कोई डिस्कशनरी पावर नहीं है कि आप नहीं करोगे। फाइनली 2013 में फिर से ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस ने फिर से 154 को डिफाइन किया और ये कहा कि भाई ये मैंडेटरी प्रोविजन है, आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। इफ यू रिसीव एनी इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, यू आर ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन FIR। फिर चूंकि इस केस के अंदर बहुत सारे स्टेट जो थे वो इन्वॉल्व थे, सबकी अपनी अपनी आर्गूमेंट थी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश के अंदर बहुत सारी फॉल्स FIR होती हैं, फॉल्स FIR की वजह से कोई जो निर्दोष व्यक्ति है वो पकड़ा जाता है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरिटी कहा। तो फिर ये सवाल आया, इन स्टेट ने कहा कि नहीं, पुलिस को ये पावर दी जानी चाहिए कि FIR दर्ज करने से पहले वो इंक्वायरी कर सके। अब जो इंक्वायरी का जो फंडा है उस पर बहुत दिनों तक काफ़ी बहस हुई और बहुत ज़्यादा सजेशन है। तो उस पर बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इंक्वायरी है, तो कहा कि ठीक है आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि लेकिन किन मामलों में, किस तरीके से। क्योंकि अगर हम इंक्वायरी की पावर दे देंगे पुलिस को FIR दर्ज करने से पहले, तो इस मुल्क में कोई FIR नहीं होने वाली। बिकॉज हम जानते हैं कि इस देश के अंदर पुलिस किस प्रकार से काम करती है। ये मेरा ही नहीं, ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अंदर सब लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि हम किस प्रकार से हमारे देश की पुलिस काम करती है। तो ये कहा गया कि अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप ये देखेंगे कि आप सिर्फ इस विषय पर इंक्वायरी कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, इसके अलावा नहीं। फिर वो आगे ये कहते हैं कि दूसरा, फिर वो कहते हैं कि अगर पुलिस ने इंक्वायरी की कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस को मालूम चला ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहां पर वो मैंडेटरी है पुलिस के लिए, वो FIR दर्ज करेगी। फिर ये आगे एक चीज़ और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यदि पुलिस ये जानते हुए FIR नहीं करती कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ में एक्शन होगा, लीगल एक्शन होना चाहिए, मस्ट है। लेकिन कितना हुआ है, वी नो ऑल दिस थिंग्स। फिर ये भी कहा कि जो इंफॉर्मेशन आती है पुलिस के पास, यहां पर पुलिस की ड्यूटी ये वेरीफाई करने की नहीं है, उस इंफॉर्मेंट की वेरासिटी को वेरीफाई करने की ड्यूटी नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखेगा कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है।
ये जो वेरिसिटी चेक करने की जो ड्यूटी है वो ट्रायल के दौरान कोर्ट की है, कोर्ट के अंदर वो प्रूव करे या डिसप्रूव करे जो भी करना है, लेकिन वैसे नहीं। फिर फर्दर ये कहा कि हम आपको एक खुला हाथ नहीं दे सकते पुलिस को इंक्वायरी का। तो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 5 कैटेगरी के केसेस हैं जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। वो क्या एक्सेप्शंस हैं? नंबर 1, यदि पुलिस को लगता है कि ये जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हो, कमर्शियल केसेस के अंदर कर सकते हो, करप्शन के केसेस के अंदर कर सकते हो, मेडिकल नेग्लिजेंसेस के केसेस के अंदर आप कर सकते हो, और जहां पर 3 महीने से ज़्यादा का डिले है एफआईआर दर्ज करने में वहां पर आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो। लेकिन फर्दर कहा कि ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी इन केसेस के अंदर ये टाइम बाउंड होगी, मीनिंग देयर बाय कि यू हैव टू कंक्लूड दिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन दिस केसेस विद इन 7 डेज। तो 7 दिन के अंदर आपको ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंक्लूड करनी है। लेकिन कितनी होती है कितनी नहीं होती है एवरीबडी नोस, बट इट इज मैंडेट, इज द लॉ ऑफ द लैंड which is held by the Supreme Court in this case, it is a mandatory duty of the police officer to register an FIR if receive an information in respect of the cognizable offence। और ये भी फर्दर उन्होंने कहा कि ये जो भी सब्सटेंस आपके पास आता है, FIR आती है, तो उसको आपको पुलिस डायरी में लिखना भी निहायत ज़रूरी है। सो इट इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि FIR कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वगैरह वगैरह मैंने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश की। फिर एक सवाल ये आता है कि अब FIR नहीं हो रही तब क्या करें? जनरली यही होता है, वकील के पास लोग तभी पहुंचते हैं कि भाई हम पुलिस थाने गए थे, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, तो क्या करें हम? तो वहां पर इसी 154 के अंदर प्रोविजन है। देखो पहले तो एक ये भी है कि 154(2) में लिखा हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेंट है उसको फ्री में कॉपी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट FIR कॉपी 154(2) के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्री कहाँ मिलती है कोर्ट के अंदर। इस तरीके से कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है लोगों को FIR की कॉपी लेने में, ये हम सभी लोग जानते हैं। सो फिर ये कहता है कि अगर FIR नहीं हो रही तो क्या करें? तो 154(3) के अंदर ये प्रावधान रखा गया कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर SHO जो है पुलिस स्टेशन का, वो FIR दर्ज नहीं करता तो उसकी सूचना जो भी पीड़ित है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो अपने उस क्षेत्र के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजेगा। दिल्ली में DCP होते हैं, उसको वो सब्सटेंस लिख कर के भेजेगा। अब जब DCP साहब को ये सूचना मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उनके लिए भी मैंडेटरी है या तो खुद वो इन्वेस्टिगेशन करें वो तमाम पावर्स के साथ जो SHO पे थी, या फिर वो किसी दूसरे ऑफिसर को वो सारी पावर दे सकते हैं कि वो भी इन्वेस्टिगेट करें। और ये जो सूचना है, जो एग्रीड पर्सन है, वो बाय पोस्ट भी भेज सकता है पुलिस स्टेशन अपने DCP ऑफिस को कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है तो आप इस पर वो करें, फर्दर कार्रवाई करें। लेकिन जनरली हम ये पाते हैं कि उस पर भी नहीं होता है। वर्ड वैसे में लिखा हुआ है 154(3) के अंदर, इस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द रेलिवेंसी ऑफ में, कि वो मैंडेटरी है कि नहीं है कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए या नहीं। सो अब 154(3) में कह दिया कि अगर पुलिस आपकी FIR नहीं करती है तो आप उसके सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट भेजिए कि आप SHO कंसर्न ने जो है आपकी FIR दर्ज नहीं की। अब तब भी नहीं होती, आप क्या करें? सो अब यहाँ पर वकील साहब का रोल आता है कि जनरली हम कहते हैं कि 156(3) सेक्शन 156 क्लॉज 3 CRPC के तहत हम एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाते हैं कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कि हमने FIR कराने के लिए सूचना दी थी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने नहीं की, इसलिए हमने अब आपके समक्ष आ रहे हैं। तो 156(3) में कोर्ट जो है बेसिकली 156(3) जो है वो एक प्री कॉग्निजेंस स्टेज है। इसको हम सेक्शन 200 के साथ भी देख सकते हैं। इससे पहले फिर मैं बात करूंगा ब्रीफ में कि सेक्शन 190 CRPC है जो कि मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो कॉग्निजेंस ले। कॉग्निजेंस के बारे में हमने बात की। कॉग्निजेंस मीन्स देयर मस्ट बी सब सब्सटेंस जहां पर प्रिमा फेसाई केस बनता हो एक मजिस्ट्रेट के लिए, ताकि वो आगे प्रोसीड कर सके उसको केस को लेकर के। तो कब कॉग्निजेंस लेंगे मजिस्ट्रेट साहब? नंबर 1 ऑन कंप्लेंट
बी में 191 ए के अंदर वो कहते हैं ऑन कंप्लेन, बी में वो कहते हैं ऑन पुलिस रिपोर्ट, और सी में वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आप कहते हैं सू मोटो भी वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो सेक्शन 200 के अंदर कंप्लेंट लगती है, इसको हम डिटेल में अगले सेशन में बात करेंगे, थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि यदि सेक्शन जनरली हम लोग कोर्ट में जो कंप्लेंट फाइल करते हैं 156(3) की, तो साथ में सेक्शन 200 CRPC की भी लगाते हैं। तो अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब जो हैं सेक्शन 200 के अंदर भी 156(3) की डायरेक्शन दे सकते हैं FIR दर्ज करने की, लेकिन कब 156(3) की जो पावर है 200 के अंदर भी है मजिस्ट्रेट के साहब के पास, और 156(3) के अंदर तो है ही। तो 156(3) में कंप्लेनेंट की एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि यस देयर इज सब्सटेंस in the complaint of the complainant, then he can directly give direction to the magistrate to the SHO concerned to register an FIR or investigate the matter. अदरवाइज 156(3) में पावर है मजिस्ट्रेट साहब को कि जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है थ्रू एग्रीड पर्सन ही कैन प्रोसीड फर्दर। 156(3) में ऐसा कुछ बहुत छोटा सा सेक्शन है, लेकिन उसमें बहुत वाइड पावर दे रखा है मजिस्ट्रेट साहब को। सो इस पर दो अगर आपको बेसिकली 156(3) में और 200 CRPC में क्या डिफरेंस है उसको जानना है, तो देयर इज वन केस देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी, 1976 का केस है, 3 जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट का। तो यू कैन गो थ्रू बाय दिस जजमेंट, जहां पर आपको मालूम है कि 156(3) और 200 के अंदर क्या डिफरेंस है। सो फर्दर इस पे 156(3) पे दो महत्वपूर्ण केस हैं जो मैं आपको रेफर करना चाहता हूं। नंबर 1 मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार, 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह कहा कि यदि ऐसी कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास आती है, आई विल टेक द क्वेश्चन लेटर ऑन। हाँ, सो यदि मजिस्ट्रेट साहब ने ये कह दिया कि भाई आप जनरली होता क्या है, जो क्वेश्चन भी आ रहा है कि जनरली अगर हम जब कंप्लेंट लगाते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब ATR कॉल करते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट। इस पर मेरा अपना एक अलग व्यू है, दूसरे कुछ लोगों का अपना अलग व्यू है कि ATR बेसिकली एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि आपके पास ये कंप्लेंट आई थी, आपने क्या एक्शन लिया। उस पर जनरली पुलिस अपने आप को बचाने के लिए कुछ कुछ लिखती है, उसके बाद फाइनली वो आर्गूमेंट करना पड़ता है। कई बार 156(3) ही सालों भर जो है वो डिसाइड नहीं होती है कई केसेस के अंदर। तो जनरली तो यहाँ पे कहा गया इस केस के अंदर, मधुबाला वाले केस के अंदर, कि यदि पुलिस ने यदि मजिस्ट्रेट साहब ने एक डायरेक्शन दे दी है पुलिस को कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए, और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट लेके आते हैं कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन की, हमें कुछ मिला नहीं, और FIR दर्ज नहीं करी, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर में स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हुआ कि FIR दर्ज करो और इन्वेस्टिगेशन करो, या सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन करो, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू रजिस्टर एन FIR फर्स्ट, देन इन्वेस्टिगेट द मैटर, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही FIR के बाद होती है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द क्रिमिनल लॉ कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा स्टार्ट होती है जब FIR रजिस्टर्ड हो जाती है। सो इट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन दिस केस कि यदि मजिस्ट्रेट ने पुलिस को डायरेक्शन दी है इन्वेस्टिगेशन की, दैट मीन्स यू हैव टू रजिस्टर्ड FIR first, then investigate the matter. Because in this particular section 156(3) में बहुत वाइड पावर है। फिर एक केस आया और सवाल भी आता है कई बार कि मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट साहब ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने FIR दर्ज कर दी, क्या ऑर्डर दे दिया, तो क्या मजिस्ट्रेट तो क्या वो 156(3) की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई? जनरली हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है वकील साहब, आपने कंप्लेंट दी थी, हमने ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस ऑफ योर कंप्लेंट और जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट आई है और जो आर्गूमेंट की उसके बेसिस पर वो FIR दर्ज कर दिए, मैटर खत्म, ठीक है आप जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा अच्छा एक जजमेंट है जहाँ पे बहुत अच्छा डिफाइन किया 156(3) को। सकीरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2008 का केस है। तो इसमें ये कहती है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यदि मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस को ये डायरेक्शन दी कि आप FIR रजिस्टर कर दीजिए, तो यहाँ पर ही काम खत्म नहीं हो जाता।
मजिस्ट्रेट साहब को उसको मॉनिटर करने की भी पावर है। मीनिंग देयर बाय जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती उस केस के अंदर, जब फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, चाहे वो क्लोजर के रूप में हो, चाहे वो उसको केस को चलाने के रूप में हो, तब तक जो है वो 156(3) पेंडिंग रह सकते बिफोर द मजिस्ट्रेट। लेकिन जनरली ये होता नहीं है। फर्दर मान लो कि FIR दर्ज हो गई विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, आप गए आपने और FIR दर्ज कर दी, तब भी और पुलिस जो है कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, तो उस दशा में भी आप 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जा सकते हैं और उनसे प्रॉपर डायरेक्शन के लिए जो है आदेश ले सकते हैं, ताकि वो जो पुलिस है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे इस पे। सो मीनिंग देयर बाय द मजिस्ट्रेट हैज ए पावर to give direction to the police concerned to register an FIR and as well as has a power to monitor the investigation. एक और केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रकाश पी हिंदुजा, 2003 सुप्रीम कोर्ट का केस है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, उस वाले केस में फिर से कहा कि पुलिस को मजिस्ट्रेट साहब को इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है इंटरफेयर करने की पावर नहीं है। लेकिन फिर वो ये कहती है इसी केस के अंदर, यदि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है इस केस के अंदर, देन द मजिस्ट्रेट हैज पावर टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन और गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू कंडक्ट ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दिस मैटर। थोड़ा सा छोटा सा और एक दो इशू हैं, क्योंकि मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं मैं रखना चाहता। जनरली जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आते हैं कि व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द FIR। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि द FIR इज नॉट ए पीस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 केस हैं, उसमें कहा, एक शंभुदास वर्सेस स्टेट ऑफ असम का केस है 2010 का, उसमें कहा कि जो FIR है ये सिर्फ कोरोबरेट करने के काम आएगी या कॉन्ट्राडिक्ट करने के काम आएगी। कोरोबोरेशन एज पर सेक्शन 157 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड कंट्राडिक्शन एज पर सेक्शन 145 ऑफ द CRPC, यही पर्पज़ है। और वो जो सवाल है सिर्फ इन्फॉर्मेंट जो है उससे पूछेंगे, इसके ज़्यादा कोई वो नहीं है। फर्दर एक और केस है अग्नु नगेशिया, इसमें ये इशू आया कि जो एक्यूज़ है उसी ने ही FIR करवा दी कि भाई मैंने ही अपने इस बंदे को मार दिया है, तो क्या एविडेंटरी वैल्यू है उस FIR की। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वो जो FIR है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट इन नेचर है तो वो रिलायबल नहीं, तब उसको हम उसके अगेंस्ट में नहीं पढ़ेंगे। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई FIR है जो नॉन कन्फेशनल इन नेचर है, तभी वो एडमिसिबल होगी एज पर सेक्शन 21 और 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट, अदरवाइज इट इज नॉट। क्योंकि सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट से वो हिट करती है, क्योंकि जिसमें कहा गया कि पुलिस के सामने दिया हुआ कोई भी बयान जो है वो उसके अगेंस्ट में नहीं पढ़ा जाएगा। तो जनरली देखा जाता है कि 315 के अंदर कोई डिफेंस थोड़ा लेकर के आएगा कि भाई मैंने मारा, तो हर वहाँ पे तो हर आदमी अपने इनोसेंस को लेकर के वहाँ पे एविडेंस लेकर के आता है। सो एक सवाल और इसके अंदर आता है कि अगर FIR में डिले है उसमें क्या करा जाए। तो इसमें कहा कि अगर डिले FIR के अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं केस फ्यूटाइल हो जाएगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक दो केस हैं खासकर तुल्या काली वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर, कि जल्द से जल्द FIR होनी चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ डिले है FIR के अंदर, तो वो उसके अंदर एक संतुष्टिपूर्ण जो है सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन किया जाना चाहिए उसको कि क्यों रीज़न थे उसके। मान ली रेप केसेस के अंदर है, जनरली हम देखते हैं कि जो विक्टिम है वो 5 दिन 10 दिन के बाद रिपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूटाइल है। वहाँ पे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, सोशल प्रेशर है, घर के अंदर ऐसा माहौल है, सोशली वो बैकवर्ड हैं, उनके अंदर इतनी करेज नहीं है कि पुलिस के पास जा सकें। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे कुछ संतुष्टिपूर्ण उसके अंदर जवाब हैं तो उसमें कोई फ्यूटाइल नहीं करती है उस एक्सरसाइज को। तो ये थोड़ा सा मैंने FIR के बारे में बताया, प्लस एक और जो कंसेप्ट है ज़ीरो FIR, उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ ज़ीरो FIR। हम देखते हैं जनरली जो भी FIR होती है उसके अंदर नंबर लिखा होता है ऊपर कि FIR नंबर 002/2020 पुलिस स्टेशन सो एंड सो अंडर सेक्शन सो एंड सो। ज़ीरो FIR में क्या होता है कि उसके अंदर नंबर नहीं होता है। ये ज़ीरो FIR होती क्या है? सपोज़ हम दिल्ली में रहते हैं,
हमारे यहाँ पे एक मुनक नहर बहती है बगल में। तो मान लो कोई डेड बॉडी, यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, पास में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ उस नदी में एक डेड बॉडी बहती हुई आई। पता नहीं वो कहाँ से आई, क्योंकि वो जो नहर है वो हरियाणा से आती है। ना जाने वो हरियाणा में डाली गई, नरेला थाने के क्षेत्र में से जो बहती हुई आई उस वहाँ से डाली गई, कहाँ से वो डेड बॉडी आई उसको नहीं पता। लेकिन ये जो आखिरी थाना था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है इसका, लेकिन इस थाने को वो मिली। तो डेड बॉडी मिली जिसपे कुछ चाकू के निशान थे, दैट मीन्स कि उसकी हत्या की गई है। तो वो कॉग्निजेबल इन नेचर लग रही है। तो यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी है कि वो FIR रजिस्टर्ड करे, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सेक्शन जो चैप्टर 13 है CRPC का, जो जुरिस्डिक्शन को लेकर बात करता है, सेक्शन 181 और 183 ऑफ CRPC की, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो कब किन किन ऑफेंसेस का कानून ले सकते हैं, कि वो उनके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसी तरीके से जो जीरो FIR कंसेप्ट है कि अपराध कहीं पर भी हुआ हो जो कॉग्निजेबल इन नेचर है, उसकी सूचना यदि किसी दूसरे थाने में मिली है तो वहाँ पर उस पुलिस अधिकारी की, उस पुलिस स्टेशन के SHO की जिम्मेदारी बनती है कि वो FIR को रजिस्टर्ड करे और उसके बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको करे। और जब भी उसको मालूम चलेगा कि इसका जो असली जो ये क्राइम हुआ है फलां थाने में हुआ है, तो वो जो FIR जो है वहाँ पर चली जाएगी। तो वहाँ पर उस थाने में जहाँ पर एक्चुअल वो जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर वो क्राइम हुआ है वहाँ पर वो उसका नंबर मिलेगा, तब जाके इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की है शॉर्ट में कि FIR क्या है। तो इन ब्रीफ वंस अगेन कि whenever a police officer received an information in respect of a cognizable offense, then he is duty bound to register an FIR। और इसको लेकर के मैंने जजमेंट में आपको बता दिया है, ललिता कुमारी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ UP कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, जिसमें इन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी है, कोई डिस्कशनरी पावर नहीं है पुलिस को कि FIR दर्ज नहीं करे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कुछ केसेस के अंदर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ये और जो एक्सेप्शन दी गई हैं वो इलस्ट्रेटिव इन नेचर हैं, वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये आप इंक्वायरी कर सकते हैं, खासकर करप्शन के केसेस के अंदर, मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर, मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर, और जहाँ पे डिले है वहाँ पर, और कमर्शियल केसेस के अंदर। और ये फर्दर ये भी कहा कि आप ये इंक्वायरी विदिन 7 डेज करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने के बाद, तो जो पुलिस ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसमें एक तथ्य ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये कह रहे हैं कि झूठी FIR होती हैं, तो उसका प्रोविज़न है ना कि अगर झूठी FIR हुई है ड्यूरिंग द ट्रायल, आफ्टर द ट्रायल ये मालूम चला कि द FIR हैज़ बीन फॉल्सली मेड, और जो अक्यूज़ है उसके अगेंस्ट में फॉल्सली एलिगेशन लगाए गए थे, और वो एक ऑनरेबल एक्विटल के साथ आता है और ये फॉल्स पाया जाता है, तो देयर इज ए प्रोविज़न कि उस कंप्लेनेंट के, उस इन्फॉर्मेंट के अगेंस्ट में भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। सो ये दोस्तों है कि ये मैंडेटरी है 154 के तहत पुलिस को FIR दर्ज करने की। अगर पुलिस FIR नहीं करती है तो वो 154(3) की कंप्लाइंस करेंगे, आप उनके सीनियर ऑफिसर को कॉपी भेजेंगे, उसके बाद तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप 156(3) के अंदर कंसर्न मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने आप अपनी कंप्लेंट रख सकते हैं, वो इसके अंदर कॉग्निजेंस ले सकते हैं और पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो FIR दर्ज करे। अगर पुलिस जुडिशल मजिस्ट्रेट आपको लगता है कि नहीं, ऐसा डायरेक्शन नहीं देना चाहते, तो वो सेक्शन 200 के अंदर भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं और कंप्लेंट के तहत वो कंप्लेंट का एविडेंस लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो कंप्लेंट का है वो हम अगले सेशन में करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों। ये इतने सारे सवाल आए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एक सवाल मैं ये बता देता हूँ कि खासकर जो क्रिप्टी FIR होती हैं, क्रिप्ट FIR जो होती हैं, कि जो क्लियरिटी नहीं है जिन FIRs के अंदर। सपोज़ मान लीजिए कि मैंने पुलिस को फ़ोन पे सूचना दे दी कि भाई यहाँ पर एक मर्डर हो गया है जी, और फ़ोन रख दिया, तो ये क्या ये FIR नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो ये कहा कि इस पर जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, मैं उस टॉपिक को नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। सोमा भाई केस है, पटाई उर्फ कृष्ण कुमार, स्टेट ऑफ UP 2010 की जजमेंट है, जो कहती है कि जनरली जो टेलीफोन मैसेज से जो सूचना मिलती है वो FIR नहीं होती है, लेकिन पैसेज ऑफ द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसको डेवलप किया और ये कहा कि जहाँ पर स्पेसिफिकली कंप्लेंट हुई है टेलीफोन पर और एक्यूजिशन है जो स्पेसिफाई करती है, और
कॉग्निजेंट ऑफेंस को लेकर स्पेसिफाई करती है, तो और वहाँ पर इन्फॉर्मेंट नहीं आता है फॉरवर्ड होकर, तो वो एफआईआर का रूप दर्ज कर सकती है। क्योंकि इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि 104 हम देखते हैं कि मैंडेटरी है पुलिस के लिए जो भी इन्फॉर्मेंट है उसके साइन लेना। तो जनरली होता है कि अगर पुलिस ने अपने रजिस्टर के अंदर उसको नोट किया है तो वहाँ पर वो साइन भी करता है अपना। तो ये कहा गया इस केसेस के अंदर कि अगर कोई इन्फॉर्मेंट नहीं आया है और पुलिस को स्पेसिफिक सूचना मिली है जहाँ पे क्लियरिटी आ रही है, साफ है कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर उसको वो एफआईआर माना जाता है। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई दिस सेशन टुडे। आई होप यू मे लाइक इट। और मैं चाहता हूँ कि आप सुझाव भी दें कि क्योंकि ज़्यादा लंबा समय मैं नहीं रखना चाहता, मैं शॉर्ट में रखूँगा। तो इन कमिंग टाइम वंस अगेन ये दूसरे जो विषय हैं एनसीआर और कंप्लेंट पे हम बात करेंगे। सो आप मेरे वीडियो को सराहते हैं, देखते हैं, सुझाव देते हैं, इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है और मैं फिर से जो है ये हिम्मत जुटा पाता हूँ कि मैं फिर से आऊँ। तो आपके जो क्रिटिसिज्म है और आपके जो सुझाव हैं मेरे लिए बड़े बहुमूल्य हैं, आप उसको करते रहिए। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी अभी मैंने रिसेंटली बनाया है राहुल्स विधि पाठशाला के नाम से ही, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो कि जिन साथियों ने जो यहाँ पर नहीं देख सकते हैं वो मेरे इन वीडियोस को वहाँ पर भी देख सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू द काइंडली सब्सक्राइब माई दैट यूट्यूब चैनल नेमली राहुल्स विधि पाठशाला। थैंक यू दोस्तों आपने मुझे सुना। और इतने सारे सवाल आए, इन सवालों को मैं फिर से लूँगा क्योंकि इन सवालों के जवाब अगर मैं दूँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर बहुत से लोग सुनते नहीं हैं। सो आई कैन स्पेसिफाइड इन माई कमिंग वीडियो इन ब्रीफ कि वट एवर द क्वेश्चन यू हैव, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ इन माई कमिंग वीडियोज़। थैंक यू दोस्तों आपने मुझे, थैंक यू।